राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के एपिसोड 8 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको वॉर ऑफ बेंगलोर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सारी कहानी मैं एपिसोड वाइज सुना रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना कि किस तरह हज़रत टीपू सुल्तान की फ़ौज अंग्रेज़ों पर भारी पड़ गई थी और अंग्रेज़ी फ़ौज को इस तरह हारते देख लॉर्ड कॉर्नवालिस कलकत्ता से मद्रास आ गया और जनरल मेडोज़ को वापस बुलाकर वेल्लोर के पास सारी ब्रिटिश फोर्सेस की कमांड अपने हाथ में ले ली। कॉर्नवालिस को इस तरह से जनरल मेडोज़ को हटाना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश का इस तरह से सुल्तान से बार बार हारने की वजह से अंग्रेज़ों की इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई थी कि ख़ुद कॉर्नवालिस डर रहा था कि कहीं मराठा और निज़ाम अंग्रेज़ों का अलायंस तोड़कर सुल्तान से ना मिल जाएँ। इसलिए जब कॉर्नवालिस ने कमांड संभाली वो बहुत सीक्रेटिव हो गया और अपने प्लान सिर्फ अपने कुछ ख़ास लोगों को ही बताता था। यहाँ तक कि फ़ौज को भी नहीं बताता था कि कहाँ जाना है, सिर्फ फ़ौज के कुछ मेन ऑफिसर्स को पता रहता था। सुल्तान जब पौंडीचेरी के पास थे तो उन्हें लगा था कि उनका मद्रास के इतने करीब मौजूद रहने से अंग्रेज़ कभी मैसूर सल्तनत पर अटैक नहीं करेंगे। इसलिए सुल्तान ने काफ़ी वक्त पौंडीचेरी के पास ही गुजारा, जिससे कॉर्नवालिस को एक और बार प्रिपरेशन करने का मौका मिल गया। और जब सुल्तान को पता चला कि कॉर्नवालिस अपनी फ़ौज के साथ वेल्लोर की तरफ मैसूर सल्तनत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है, मगर कॉर्नवालिस ने सुल्तान को चकमा देते हुए अंबूर के रास्ते लेकर मुगलाई पास से होते हुए सल्तनत मैसूर में दाखिल हो गया। और जब तक सुल्तान को इस बात का पता चला काफ़ी देर हो चुकी थी और सुल्तान जानते थे कि कॉर्नवालिस सबसे पहले बेंगलोर पे ही हमला करेगा, इसलिए सुल्तान फ़ौरन बेंगलोर की तरफ आए और मार्च 3 को सुल्तान बेंगलोर किले में दाखिल हुए और इमीडिएटली उन्होंने बेंगलोर के किलेदार सैयद पीर और एक फ़ौजी रामचंद्र को गिरफ़्तार करवा दिया, क्योंकि सुल्तान को खुफिया जानकारी मिली थी कि बेंगलोर के किलेदार ऑलरेडी अंग्रेज़ों के सामने किला सरेंडर करने की बात कर चुके हैं। इसलिए सुल्तान ने सैयद पीर को हटाकर उनकी जगह बहादुर खान साहब को बेंगलोर के किले का कमांडर बना दिया। बहादुर खान साहब फ़ौजदार थे कृष्णगिरी में और सुल्तान उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र लगभग 70 साल थी और वो काफ़ी लंबे चौड़े आदमी थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और उनके सीने तक आती थी और वो एक बेहतरीन तलवारबाज और फ़ौजदार भी थे। सुल्तान ने बहादुर खान साहब के साथ मोहम्मद खान बख्शी और सैयद हामिद को भी अपॉइंट किया ताकि वो लोग भी बहादुर खान साहब की मदद कर सकें। ये सारे इंतज़ाम करके सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ किले से बाहर निकल गए और दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखी जाने लगी। इसी दौरान कॉर्नवालिस अपनी फ़ौज के साथ बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने पहले कोलार पे कब्ज़ा किया और फिर होस्कोटा पे। यहाँ के किले सुल्तान की फ़ौज ने ऑलरेडी खाली कर दिए थे, क्योंकि सुल्तान ने सारी फ़ौज को इकट्ठा कर लिया था और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कॉर्नवालिस उनकी बाउंड्रीज़ में आए और वो वापस ना जा पाए। इसी दौरान कॉर्नवालिस और उसकी फ़ौज बेंगलोर से लगभग 10 किलोमीटर दूर आ पहुँची और यहाँ पे सुल्तान की फ़ौज ने अंग्रेज़ों पर इर्रेगुलर हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों में कॉर्नवालिस के 10-12 फ़ौजी मारे गए, मगर फिर भी वो किसी तरह से बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स तक पहुंचने में कामयाब हो गया। और फिर मार्च 6 की शाम को कॉर्नवालिस ने कर्नल फ्लॉयड को बेंगलोर किले के ईस्ट साइड की तरफ से रिकॉनेजेंस यानी जानकारी लेने के लिए भेजा। बेंगलोर का किले का ईस्ट यानी आजकल का जो एसपी रोड और टाउन हॉल का एरिया आता है, उसमें जब कर्नल फ्लॉयड यहाँ अपनी कैवलरी के साथ पहुँचा, तभी सुल्तान के एक सिपह सालार बालाजी राव ने 1000 घुड़सवारों के साथ फ्लॉयड पे हमला कर दिया। इस हमले में वो कामयाब नहीं हो सके और कई मैसूर के फ़ौजी शहीद हो गए और मजबूरन वहाँ से उन लोगों को निकलना पड़ा। इसके बाद फ्लॉयड पासी के एक टीले से देखा कि सुल्तान की बाकी बची हुई फ़ौज भी साउथ वेस्ट की तरफ पहुँची है और रात का वक्त था, ज़्यादातर सिपाही खाना बना रहे थे या इबादत में मसरूफ़ थे। कर्नल फ्लॉयड ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी कैवलरी के साथ सुल्तान की फ़ौज पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान सुल्तान फ़ौज के साथ मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो अपनी रॉकेट कुशून का जायज़ा लेने के लिए वेस्ट की तरफ गए हुए थे। फ्लॉयड ने इस हमले की शुरुआत में काफ़ी नुकसान पहुंचाया मैसूर फ़ौज को और मैसूर फ़ौज बिल्कुल संभल ना सकी, मगर जल्द ही मैसूर के सिपाहियों ने रीग्रुप होकर फ्लॉयड पर अटैक कर दिया।
मैसूर फ़ौज ने जब जवाबी हमला किया तो वो इतना भयानक था कि कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। और उसी हमले के बीच किसी ने कर्नल फ्लॉयड के चेहरे पे तलवार मार दी और वो घोड़े से नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो मैसूर सिपाहियों के हाथ आता, उसको किसी तरह से अंग्रेज़ बचाने में कामयाब हो गए। इसी दौरान सुल्तान भी अपने कुशून लश्कर के साथ वहाँ आ पहुँचे और देखा कि उनके सिपाहियों ने लगभग 400 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया है और 100 से ज़्यादा अंग्रेज़ों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन अंग्रेज़ों की हालत देखकर सुल्तान ने उन सब लोगों को मलहम पट्टी करवाई और सभी अंग्रेज़ सिपाहियों को 1-1 रुपया देकर उन सबको वापस अंग्रेज़ी फ़ौज के पास भेज दिया। दोस्तों, ये उस ज़माने का जंग का उसूल था हम हिंदुस्तानियों का कि हम मामूली पैदल सिपाहियों को गिरफ़्तार नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादातर ये पैदल सिपाही गरीब होते हैं और कुछ पैसों की खातिर ये जंग में शामिल होते थे। और सुल्तान का तो उसूल ही था कि वो औरतों, बूढ़ों, बच्चों और कमज़ोर लाचारों पे कभी जुल्म नहीं किया करते थे। इस हमले के बारे में इंग्लिश राइटर मुनरो लिखते हैं कि ये कर्नल फ्लॉयड की खुशनसीबी है कि उसके चेहरे पे किसी ने वार किया और वो वहाँ से निकल के भाग गया, वरना बस कुछ ही मील के फासले पे सुल्तान और उनका कुशून तेज़ी के साथ आ रहा था और न जाने वो फ्लॉयड के साथ क्या करते। इस रात की लड़ाई में तो सुल्तान की जीत हुई थी, मगर उनको लगा कि दोबारा अंग्रेज़ उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए सुल्तान ने अपनी फ़ौज को लगभग 9 मील दूर केंगेरी की तरफ ले गए और लगभग 2000 सिपाहियों को बैंगलोर के किले की बाहर की तरफ की हिफाजत के लिए छोड़ा। कॉर्नवालिस के पास राशन ख़त्म हो रहा था, इसलिए वो किसी भी तरह से बैंगलोर टाउन के इलाके पर कब्ज़ा करना चाहता था ताकि बाद में वो किले को भी अपने कब्ज़े में ले सके। इसलिए कॉर्नवालिस ने मार्च 7 की सुबह को बैंगलोर पे हमला करवा दिया और पूरी ब्रिटिश फ़ौज टूट पड़ी बैंगलोर के बाहरी इलाकों पे और उन सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया गया। हर तरफ अंग्रेज़ों ने लूट मार मचा दी और ऐसी दरंदगी दिखाई जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सुल्तान की फ़ौज को बैंगलोर के किले के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि हज़ारों अंग्रेज़ों का इस तरह से अचानक हमले का सामना वो नहीं कर पाए। इस हमले में सुल्तान के फ़ौज के लगभग 300 से 400 सिपाही शहीद हुए और अंग्रेज़ों के 131 सिपाही शहीद हुए थे। जब सुल्तान को ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज़ हुए, मगर वो समझ नहीं पाए कि इस तरह से अंग्रेज़ों को उनकी फ़ौज के बारे में बार बार पता कैसे चल रहा है। बैंगलोर किले के बाहरी इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद कॉर्नवालिस ने किले को चारों तरफ से घेराबंदी करवा दी और मार्च 18 को लगभग हर जगह से किले की दीवारों पर हमले शुरू करवा दिए गए। यहाँ पे कॉर्नवालिस को काफ़ी ख़तरा लग रहा था, क्योंकि किले के अंदर से भी सुल्तान के फ़ौजी उस पर हमला कर रहे थे और बाहर की तरफ से सुल्तान की फ़ौज की टुकड़ियाँ भी बार बार चढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान सुल्तान ने पूरी तरह से कॉर्नवालिस को ख़त्म करने के लिए अपनी फ़ौज को साउथ वेस्ट की तरफ पे उन्होंने जमा कर लिया था और हमले की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। मगर सुल्तान के ही एक फ़ौजदार कृष्णा राव ने कॉर्नवालिस को इस बात की खबर दे दी और कॉर्नवालिस ने बिना देर किए 21 मार्च की रात को ही किले के ऊपर फुल फोर्स के साथ अटैक करवा दिया। रात का टाइम इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि कृष्णा राव को पता था कि कब किले के अंदर सिपाहियों का शिफ्ट चेंज होता है और कब सिपाही खाना खाने जाते हैं। जब हमला शुरू हुआ तो किले में मौजूद सभी सिपाही शॉक हो गए, क्योंकि इस तरह सडनली रात को अंग्रेज़ों का उन पर टूट पड़ जाना उनके लिए एक शौक से कम नहीं था। किले की कमज़ोर दीवारों के गैरिसन्स पे अंग्रेज़ों ने चढ़ने में कामयाबी हासिल की, मगर सुल्तान के सिपाहियों ने हार नहीं मानी। उस लड़ाई में किले के किलेदार बहादुर खान साहब खुद लड़ रहे थे, मगर अंग्रेज़ों की तादाद के सामने ये 2000 सिपाही बच नहीं पाए और कुछ ही देर बाद बहादुर खान साहब अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उनकी शहादत के बाद किले में लगभग हर तरफ से अंग्रेज़ दाखिल हो गए और बैंगलोर का किला अंग्रेज़ों के हाथ चला गया। इस लड़ाई में उस रात अंग्रेज़ों के लगभग 100 सिपाही मारे गए थे और सुल्तान की फ़ौज के लगभग 1000 से भी ज़्यादा सिपाही शहीद हुए थे और शेख अंसर और शिवाजी को कुछ 300 से ज़्यादा लोगों के साथ अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया था। बैंगलोर किले को इस तरह से खोने से सुल्तान को बहुत बुरा लगा था, मगर उससे भी ज़्यादा बहादुर खान साहब की शहादत से सुल्तान को दुख हुआ। कहा जाता है कि जब सुल्तान को बहादुर खान साहब की शहादत की खबर मिली तो वो रो पड़े। ये पहली बार था कि सुल्तान की आंखों में किसी ने आंसू देखे थे, क्योंकि उन बुज़ुर्ग बहादुर खान साहब से सुल्तान बहुत मोहब्बत करते थे। अगले दिन जब कॉर्नवालिस ने सुल्तान को पैगाम भेजा कि बहादुर खान साहब के जिस्म मुबारक को क्या सुल्तान के पास भेजा जाए, तो सुल्तान ने जवाब में लिखा कि शहीद जहाँ पर शहादत पाता है उसको वहीं पे मदफून कर देना अफजल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहादुर खान साहब को किले के ही करीब मदफून किया जाए। सुल्तान का जवाब पाकर कॉर्नवालिस ने बहादुर खान साहब के जिस्म मुबारक को मुसलमानों के हवाले कर दिया और फिर उन्हें बैंगलोर किले के दिल्ली गेट के नज़दीक ही मदफून किया गया। और आज भी आप सिटी मार्केट और एवेन्यू रोड के एंट्रेंस कॉर्नर पे बहादुर खान साहब की मज़ार मौजूद है
और दोस्तों अगली बार आप जब भी सिटी मार्केट की तरफ जाएं तो बहादुर खान साहब, जिनका पूरा नाम हज़रत मीर बहादुर शाह अल मारूफ सैयद पाछा रहमतुल्लाह अलैह है, इनकी दरगाह पे ज़रूर जाएं, क्योंकि ये वो हस्ती हैं जिनके लिए शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने खुद आंसू बहाए हैं। इस पूरे वाक़ये के बाद सुल्तान ने अपने जलाल से कई बार अंग्रेज़ों को रूबरू करवाया और फिर कुछ ही दिन बाद सुल्तान के फ़ौजियों ने एक आदमी को पकड़ा जो कुछ ख़त लेके जा रहा था अंग्रेज़ों के लिए। उन ख़तों से पता चला कि शुरू से ही कृष्णा राव सुल्तान के हर मोमेंट्स के बारे में अंग्रेज़ों को ख़बर देता आ रहा है। और साथ ही ये भी पता चला कि इस साजिश में तिरुमला राव भी शामिल है, जो पुराने मैसूर वडेयर फैमिली को इस हुकूमत में वापस लाना चाहता है और इस साजिश की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी दौरान कृष्णा राव श्रीरंगपट्टनम वापस भाग गया, जहाँ पे पूरी सुल्तान की फैमिली थी और बस उनकी हिफाजत के लिए कुछ मुट्ठी भर सिपाही मौजूद थे। सुल्तान ने सैयद साहब को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन श्रीरंगपट्टनम जाए और कृष्णा राव के साथ जो भी इस साजिश और गद्दारी में शामिल है उनके सर काट दिए जाएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था जब सैयद साहब श्रीरंगपट्टनम पहुंचे थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे लिए दुआ करिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।